सेशन। आज से हम एक्चुअली ना स्टार्ट करने जा रहे हैं सीरीज जिसमें हम सारे के सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स के डिस्कस करेंगे। ओके, आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस तो बहुत सारे प्रैक्टिस कर लेते हो, लगभग सबने प्रैक्टिस कर रखे होंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। हम आज प्रैक्टिस करेंगे, आज से कन्वेंशनल क्वेश्चंस सॉल्व करने की सीरीज यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। तो जितने भी प्रीवियस ईयर्स में कन्वेंशनल क्वेश्चंस आ चुके हैं वो हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो अगर आप लाइव हो और सामने हो तो आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हो। तो क्लास के बीच में कभी भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट आए तो आप डायरेक्टली मुझसे पूछ लेना, ठीक है। तो हमारे सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन आ चुके हैं, सो वन बाय वन वी विल सॉल्व ऑल दीज क्वेश्चंस। ओके, एंड जस्ट अ मिनट, लेट मी एडजस्ट दिस ताकि आपके कोई भी मैसेज हो वो मुझे दिखाई दे जाए। सो इफ यू आर लाइव, जस्ट से हाय फॉर वंस। एक बार आप हाय कर दीजिए तो मुझे पता चल जाएगा आपको। ओके, और हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस का डिस्कशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, अ सिलिंड्रिकल पीस ऑफ स्टील। ओके, दिस इज क्वेश्चन 1, आज का पहला सवाल। A cylindrical piece of steel 80 mm diameter and 120 mm long is subjected to an axial compressive force। तो सबसे पहले तो स्टील का एक सिलेंड्रिकल पीस बनाते हैं। तो हमारे पास एक इस तरह का स्टील का सिलेंड्रिकल पीस है, राइट, जिसका 80 mm डायमीटर है। दिस डायमीटर इज 80 mm एंड इसकी लेंथ है 120 mm। सो ये 120 mm लॉन्ग है। इट इज सब्जेक्टेड टू एक्सियल कंप्रेसिव फोर्स ऑफ 50,000 kg। तो 50,000 kg की भी यहां पर फोर्स अप्लाई की है इस तरह से, 50,000 kg। ओके, कैलकुलेट द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ पीस इफ बल्क मॉडुलस इज 1.7 into 10 to the power 6 kg per centimeter square and Poisson's ratio is 0.3। हाय सितांशु। तो देखो, इस तरह से हमने कंप्रेसिव फोर्स अप्लाई की है एक सिलेंड्रिकल पीस के अंदर। हमने कंप्रेसिव फोर्स अप्लाई की है। जस्ट अज्यूम दिस इज द सिलेंड्रिकल पीस और इस पे कंप्रेसिव फोर्स अप्लाई की है। तो जब इस तरह से कंप्रेसिव फोर्स अप्लाई करेंगे, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में ये कंप्रेस होगा और लेटरल डायरेक्शंस में एक्सपेंड होगा। ओवरऑल इसकी वॉल्यूम चेंज होगी। तो वॉल्यूम चेंज डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी? सो डेफिनेटली वॉल्यूम चेंज विल डिक्रीज एंड वी हैव टू कैलकुलेट द वॉल्यूम चेंज। और इस तरह के जो भी क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करते हैं उसमें यूज आता है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का, ई का यूज आता है, और हमें दिया है बल्क मॉडुलस के। तो सबसे पहले हम के की हेल्प से यंग्स मॉडुलस कैलकुलेट करेंगे एंड देन आगे देखते हैं, प्रोसीड करेंगे फर्दर। तो ई और के का जो रिलेशन होता है, ई इक्वल्स टू 3k 1 minus 2 म्यू, राइट। यंग्स मॉडुलस और पॉइजन्स रेशियो भी दिया हुआ है। सो लेट अस कैलकुलेट ई। So 3 into bulk modulus is 1.7 into 10 to the power 6 into 1 minus 2 into 0.3। कितना आ गया ये कैलकुलेट करके? जस्ट अ मिनट। तो आप लोग भी साथ साथ बैठो और साथ साथ में आप भी कैलकुलेट करते चलो, है ना। क्वेश्चन साथ साथ सॉल्व करते तो चलो, जिससे आप भी पूरा बेनिफिट उठा सको। Okay, so this is 2.04 into 10 to the power 6 kg per centimeter square, ठीक है। नाउ जब हमने इसको कंप्रेस किया, इस सिलेंड्रिकल स्पेसिमेन को कंप्रेस किया इस तरह से, तो क्या हुआ? लेट अस से दिस इज एक्स डायरेक्शन, लेट अस से दिस इज वाई डायरेक्शन एंड लेट अस से दिस इज जेड डायरेक्शन। तो ये एक्स डायरेक्शन में तो कंप्रेस हुआ, वाई और जेड डायरेक्शन में लिटरली एक्सपेंड होगा, राइट। ओके, बिल्कुल हर्षल, यही आया है। ओके, सो एक्स डायरेक्शन में कंप्रेस होगा। तो देखो, टोटल वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकालने के लिए हमें पता है, और सॉरी चेंज इन वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए, सो डेल्टा वी क्या होगा? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इनटू वी। ये अभी हम मन में कर रहे हैं, ठीक है, ये एग्जाम में कॉपी में नहीं लिख रहे।
डेल्टा वी के लिए पहले हमें स्ट्रेन इन वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हमें पता है स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन प्लस स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन प्लस स्ट्रेन इन जेड डायरेक्शन। इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमें वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन मिल जाएगा। ओके, तो सबसे पहले इन तीनों डायरेक्शंस के स्ट्रेन को फाइंड आउट करते हैं, राइट। सो स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन विल बी इक्वल टू, कितना होगा, स्ट्रेस इन एक्स डायरेक्शन डिवाइडेड बाय यंग्स मॉडुलस, राइट। सो स्ट्रेस इन एक्स डायरेक्शन कितना होगा, 50,000 kg divided by the area. Okay, so 50,000 kg divided by the area. Area is pi by 4 into 8 square into E. E is 2.04 into 10 to the power 6. कितना आया strain? Let us calculate. 50,000 into 4 divided by pi divided by 8 square divided by 2.04 into 10 to the power 6. This is equal to 4.876. अच्छा, एक और चीज, this will be negative. Why? Because ये compressive है, ठीक है, stress in x direction is negative. So this will be minus 4.876 into 10 to the power minus 4. This is strain in x direction. Now let us calculate strain in y direction, and that will be plus mu sigma x by e. ओके, तो इसमें हम सिर्फ म्यू मल्टीप्लाई कर देंगे, बाकी पूरा एक्सप्रेशन सेम है, और म्यू इज 0.3, तो इनटू 0.3 मल्टीप्लाई किया, ये आ जाएगा प्लस 1.463 into 10 to the power minus 4, and similarly strain in z direction is plus mu sigma x by e, and this is equal to plus 1.463 into 10 to the power minus 4, right? अब now what we have to do, we have to calculate strain in volume, मतलब volumetric strain. So volumetric strain will be summation of strain in x direction plus strain in y direction plus strain in z direction. इन तीनों को सम करते हैं, देखते हैं क्या आता है. So minus 4.876 plus 2 into 1.463. This comes out to be minus 1.95 into 10 to the power minus 4. This is the volumetric strain, right? So delta V, change in volume, is volumetric strain into total volume. So minus 1.95 into 10 to the power minus 4 into total volume is pi by 4 into 8 square into length is 120 mm, यानी 12 सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा ये आंसर. सो 1.95 into 10 to the power minus 4 into pi by 4 into 8 square into 12 is equal to minus 0.1176 centimeter cube. Okay, this is the change in volume and this is the final answer, 0.1176. So this was very easy question, right? कितने मार्क्स का था एक बार देख लेते हैं. 10 मार्क्स. तो 10 मार्क्स के हिसाब से ठीक क्वेश्चन था, जस्टिफाइड है. 10 मार्क्स 10 मिनट से भी कम लगेंगे, 8 मिनट में करीब हो जाएगा ये क्वेश्चन. सो इट वाज जस्टिफाइड, राइट. चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. अच्छा, इस तरह से आज जो हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं ना, आई प्लान कि हम ये सारे के सारे क्वेश्चन, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स के जितने भी कन्वेंशनल क्वेश्चन है, इसी तरह से हम यूट्यूब क्लास में सारे के सारे डिस्कस कर लेंगे. तो लेट मी नो, मुझे बता देना कि आप इस तरह से ये पूरी सीरीज चाहते हो या नहीं चाहते हो. और आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो, ऊपर जो लिंक आ रहा होगा आपके स्क्रीन पे t.me/anirudh civil, आप वहां पर मुझे ज्वाइन कर सकते हो और आप मुझे बता सकते हो कि हम पूरे के पूरे क्वेश्चन सॉल्व करें या नहीं करें. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं.
अगले क्वेश्चन पे। कैसा क्वेश्चन था वैसे, ये ठीक था, हाँ वैसे डिस्कस तो कर ही लिया हमने। कलर चेंज करते हैं इस बार पेन का, राइट। चलिए, a steel rod circular in cross section tapers from 30 mm diameter to 15 mm diameter। तो स्टील रॉड है, इसका डायमीटर 30 mm है यहाँ पर, ओके, और ये 15 mm डायमीटर हो जाता है थोड़ी देर बाद, इट टेपर्स, राइट, 15 mm ओवर अ लेंथ ऑफ 600 mm। सो दिस लेंथ इज 600 mm, here this is 30 mm, this is 15 mm, ओके, 600 mm लेंथ में ऐसे टेपर किया। फाइंड हाउ मच लेंथ विल इंक्रीज अंडर अ पुल ऑफ 20 किलो न्यूटन। सो 20 किलो न्यूटन फोर्स अप्लाई की, टेंसाइल फोर्स दोनों तरफ से, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दिया है 200 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर। डिराइव द फॉर्मूला यूज्ड। वैसे अगर ऑब्जेक्टिव के केस में आपको फॉर्मूला ऑलरेडी पता है, हर्षित ने लिख भी दिया, 4pl अपॉन पाई d1 d2e, ओके, दिस इज द डेल्टा एल। पर यहां पर एक्चुअली ये कन्वेंशनल क्वेश्चन है, 15 मार्क्स में आया हुआ है, और हमें क्वेश्चन के अंदर ये भी बोल दिया कि इस फॉर्मूले को डिराइव करना है, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिराइव द फॉर्मूला। कैसे डिराइव करेंगे हम फॉर्मूले को, कोई आइडिया, हाउ विल डिराइव द फॉर्मूला? हम क्या करेंगे, एक एलिमेंट लेंगे, इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल विड्थ का एक एलिमेंट यहां पर कंसिडर करेंगे हम, राइट। मान लेते हैं इसकी विड्थ है dx और x डिस्टेंस पे ये है, और इस पे हम देखेंगे, हाँ, और इस एलिमेंट की लेंथ की इंक्रीज को हम इंटीग्रेट कर देंगे थ्रू आउट, ओके। तो सबसे पहले तो यहां पर हमें पता करना पड़ेगा इस पे स्ट्रेस कितना आ रहा है, ओके। वैसे स्ट्रेस ना भी करें, इस एलिमेंट की लेंथ का चेंज मान लेते हैं डेल्टा, स्मॉल डेल्टा, ओके। लेट स्मॉल डेल्टा बी द इंक्रीज इन लेंथ ऑफ दिस एलिमेंट। सो टोटल डेल्टा विल बी इंटीग्रेशन ऑफ दिस डेल्टा, और इस डेल्टा का, हाँ, इस डेल्टा का जो इंक्रीज होगा, ये जो स्मॉल डेल्टा है, पहले स्मॉल डेल्टा की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, दैट इज p dx अपॉन ae, राइट। p 20 किलो न्यूटन हो गया, dx तो dx है a, एरिया कैपिटल, एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा, e हमें पता है, ओके। तो एरिया के लिए हमें डायमीटर पता होना चाहिए, डायमीटर, इसका डायमीटर कितना होगा, 15 और 30 के बीच में होगा, ओके। सो d एट x ये हमें पता होना चाहिए। हम क्या करेंगे, d1 मान लिया ये छोटा वाला डायमीटर 15, और d2 मान लिया 30 mm। सो d1 प्लस d2 माइनस d1 अपॉन l इंटू x, ये हो जाएगा क्या डायमीटर इसका। ये सबको क्लियर है, डायमीटर कैसे आया, ठीक है। d1 से ऐड होगा, और कितना चेंज है पर यूनिट लेंथ, दैट इज d2 माइनस d1 डिवाइडेड बाय l। ये वाला कहां से आया फॉर्मूला, कौन सा वाला, डायमीटर वाला। मनोज फॉर्मूला बता दो, आप कौन सा वाला पूछ रहे हो, कहां से आया। चलो, जब तक आप पूछोगे तब तक हम थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं। जिसको इंटरेस्टेड कर रहे हैं, देखो यहां पर तीन, एक तो ये फॉर्मूला लिखा हुआ है फॉर्मूला 1, एक ये फॉर्मूला लिखा है फॉर्मूला 2, और एक ये फॉर्मूला 3। इंटीग्रेट कर रहे हैं। अभी हमने इंटीग्रेशन कुछ नहीं किया, देखो इंटीग्रेशन क्या किया है कि ये जो छोटा सा एलिमेंट है ना, ये एलिमेंट लिया, इसकी लेंथ का इंक्रीज कैलकुलेट कर रहे हैं, कितनी लेंथ इंक्रीज होगी, और इस लेंथ के इंक्रीज को टोटल पूरी लेंथ में इंटीग्रेट कर देंगे, तो हमें इस पूरे की लेंथ का इंक्रीज मिल जाएगा ना। ये वाला जो पूरा लेंथ इंक्रीज होगी, इसका, इसकी लेंथ मिल जाएगी कितनी इंक्रीज हुई है ना। जब किसी छोटे से कंपोनेंट की इंक्रीज मिल जाएगी लेंथ, और उसके यहां से यहां तक इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरे का मिल जाएगा। आपने ये सुना है डेल्टा,
डेल्टा इक्वल टू पी एल अपॉन ए, डेल्टा इक्वल टू पी एल अपॉन ए, ये सुना है? तो ये फॉर्मूला यही है, ठीक है। हमने बस ये वाले डेल्टा को इस छोटे डेल्टा से रिप्लेस कर दिया, क्योंकि हम इस एलिमेंट के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। इस एलिमेंट की लेंथ है dx, सो डेल्टा पी एल अपॉन ई, एल की जगह हमने dx रख दिया। ओके, यही फॉर्मूला है। dx क्लियर है सबको? कैसे आया? अब हम dx को ऐसे लिख सकते हैं d1 प्लस के एक्स। ओके, क्योंकि आप देखो d2 माइनस डी वन अपॉन एल, ये एक कांस्टेंट ही होगा, कांस्टेंट मान लिया हमने k। ओके, k कांस्टेंट रखते हुए हमें थोड़ा सा आसान हो जाएगा, इस तरह से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एरिया की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहां पर? आप देखो, एरिया विल बी इक्वल टू पाई बाय 4 dx स्क्वायर, सिंपल, पाई बाय 4 dx स्क्वायर हो जाएगा। अब डेल्टा रखते हैं, डेल्टा क्या होगा? p dx अपॉन पाई बाय 4 कैपिटल dx होल स्क्वायर e, so this will be 4p dx अपॉन पाई, dx की वैल्यू अब रख लेते हैं d1 प्लस के एक्स होल स्क्वायर इंटू ई। ये क्लियर है? ये डेल्टा कैसे आया? अब जो कैपिटल डेल्टा होगा, पूरी लेंथ का, पूरी रॉड का, पूरे बार का लेंथ का चेंज, दैट विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ दैट एलिमेंट। तो इंटीग्रेशन ऑफ एलिमेंट करते हैं, 4p dx अपॉन पाई d1 प्लस के एक्स होल स्क्वायर इंटू ई, और ये इंटीग्रेट करेंगे 0 टू l, थ्रू आउट द लेंथ इंटीग्रेट कर देंगे। नाउ कांस्टेंट टर्म्स पहले बाहर ले लेते हैं ताकि आसानी हो जाए। 4p अपॉन पाई ई, ये बाहर ले लिया हमने, 0 टू l इंटीग्रेट कर रहे हैं 1 अपॉन d1 प्लस के एक्स होल स्क्वायर dx। इज इट ओके? इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? कुछ आइडिया हाउ वी विल इंटीग्रेट दिस? अभी देखो, इससे आपको फॉर्मूला कैसे डराइव होता है ये भी क्लियर हो जाएगा, है ना। 4p अपॉन पाई ई, 0 टू l कर देते हैं d1 प्लस के एक्स टू द पावर -2 dx। अच्छा, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? x की पावर x की पावर कोई भी है, n है, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? x की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1, यही होता है। तो 4p अपॉन पाई ई इंटीग्रल, सॉरी इंटीग्रेट करने के बाद ही लिखेंगे अब तो हम, इंटीग्रेशन के बाद d1 प्लस के एक्स टू दी पावर -1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय -1 हो जाएगा यहाँ पर, ये इंटीग्रेशन आ गया। लेकिन के एक्स का भी इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, और जब के एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो के भी नीचे आ जाएगा, राइट, 1 अपॉन के हो जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन होगा 0 टू l, राइट। अब दोबारा से रीअरेंज करके लिखते हैं, 4p अपॉन पाई ई माइनस 1 अपॉन के d1 प्लस के एक्स, जीरो टू l। ओके, अब लिमिट्स अप्लाई करते हैं, इंटीग्रेशन की लिमिट्स। 4p अपॉन पाई ई 1 अपॉन के d1, 1 अपॉन के d1 माइनस 1 अपॉन के d1 प्लस के l। ओके, सबको क्लियर होता जा रहा है ना? सब लोग अपने रजिस्टर में भी सॉल्व करते जा रहे हैं ना, तभी ये अच्छे से क्लियर होगा। ओके, k की वैल्यू क्या थी? d2 माइनस d1 अपॉन l। ओके, तो k की वैल्यू थी d2 माइनस d1 अपॉन l, और ये इंटू l है, सो l से l कैंसिल, बचा d2 माइनस d1, और यहाँ पर d1
प्लस d2 माइनस d1 हो गया, तो d1 और d1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर k d2 बचेगा नीचे, राइट। तो ये हो जाएगा, सो 4p अपॉन k पाई e, ओ k भी है, एक k बाहर ले लिया हमने, ठीक है चलो कोई बात नहीं, उसको बाद में देख लेंगे। ये हो जाएगा d2 माइनस d1 अपॉन d1 d2, क्लियर। अच्छा वापस से k की वैल्यू रखते हैं, 4p अपॉन k की वैल्यू थी d2 माइनस d1 अपॉन l पाई e, ओके, इनटू d2 माइनस d1 अपॉन d1 d2। सो d2 माइनस d1 इज कैंसल्ड आउट, हमारे पास फाइनल इक्वेशन क्या बची, 4pl अपॉन पाई d1 d2 e, ये हो जाएगा एलोंगेशन ऑफ द बार। फाइनली काफी लंबा डेरिवेशन करने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। क्या सबको क्लियर है ये इक्वेशन कैसे आई? इज इट क्लियर टू एवरीबडी? कहीं किसी स्टेप में कोई आपको डाउट है, पूछ सकते हो। एक मिनट में इसी पर, चलो तो अब ये इक्वेशन तो डेराइव हो गई है, इस इक्वेशन के अंदर हम रेलिवेंट वैल्यूज रख के फाइनल आंसर कैलकुलेट करते हैं। तो हमारे पास जो वैल्यूज हैं, 20 किलो न्यूटन फोर्स है P, L is 600 mm, D1 D2 are 30 and 15 mm, okay, so let us calculate delta। फिर से कलर चेंज कर लेते हैं, सो डेल्टा इक्वल टू 4 इंटू पी, 20 इंटू 10 टू द पावर 3, ये न्यूटन में कन्वर्ट करके लिख दिया हमने। L is 600 डिवाइडेड बाय पाई, D1 is 30, D2 is 15 एंड E कितना दिया है, 200 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर। सो 200 किलो न्यूटन की जगह हम न्यूटन ही कर देते हैं, 10 टू द पावर 3 न्यूटन पर mm स्क्वायर। सारी की सारी सेम यूनिट्स होनी चाहिए, ठीक है, सेम यूनिट्स में कन्वर्ट किया। अब कैलकुलेट करते हैं, जल्दी से आप कैलकुलेट करो कितना आंसर आया, 4, अच्छा ये 10 टू द पावर 3 और 10 टू द पावर 3 यहाँ से कैंसिल कर देते हैं, ये 20 और ये 200, ये बचा 10 और ये 10 का एक 0 और ये 6 का एक 0 और ये 3 का एक 0 और ये 6 का एक 0 और ये 3 गया और ये यहाँ पर 2 गया, 2 बचा। सो 4 इंटू 2 ये हो गया 8 डिवाइडेड बाय 15 पाई। एक बार चेक कर लेते हैं कुछ चीज मिस तो नहीं हो गई, ठीक है बिल्कुल ठीक है, 8 डिवाइडेड बाय 15 पाई। सो 8 डिवाइडेड बाय 15 डिवाइडेड बाय पाई इज इक्वल टू 0.16976, 0.16976 mm, या अप्रोक्सीमेटली हम इसको 0.17 mm भी लिख सकते हैं, 0.17 mm। क्लियर है? सो दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन, ओके। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलें, मेरे ख्याल से हम अगले क्वेश्चन पे चल सकते हैं। ओके, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ नॉर्मल फोर्सेस, स्ट्रेसेस एंड डिस्प्लेसमेंट अलोंग द लेंथ ऑफ द स्टेप्ड बार ABC शोन इन फिगर। अब यहाँ पर फिगर नहीं है, एक मिनट में फिगर बना देता हूँ, जस्ट अ मिनट, लेट मी ड्रॉ द फिगर। ये एक स्टेप्ड बार है ABC, ये गिवन है हमको, और यहाँ पर ये सपोर्टेड है, राइट। नाउ इस पे सेंट्रली एक लोड अप्लाई किया हुआ है 50 किलो न्यूटन का, 50 किलो न्यूटन लोड इज अप्लाइड, जो कि इसकी सेंट्रोइडल एक्सिस से पास हो रहा है, सेंटर से एकदम पास हो रहा है। AB एंड BC, AB की लेंथ है 1 मीटर और BC की लेंथ है 1.0 मीटर, दोनों ही 1 मीटर है। Now what we have to calculate, अच्छा क्रॉस सेक्शनल एरिया AB का दिया है, BC का दिया है,
एक काम करते हैं, हम क्रॉस सेक्शनल एरिया इनके अंदर ही लिख लेते हैं, ठीक है। A1 is equal to 100 mm square and A2 is equal to 200 mm square. Modulus of elasticity दी है 200 kilonewton per mm square. What we have to calculate? Diagram of normal forces, stresses and displacement along the length of the bar. एक बात बताओ, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, शियर फोर्स डायग्राम, ये सब तो सुने थे, लेकिन डायग्राम ऑफ नॉर्मल फोर्सेस, स्ट्रेसेस एंड डिस्प्लेसमेंट्स ये सब नहीं सुने थे ना। ये कैसे बनाएंगे हम? ओके, ये भी बना सकते हैं अलोंग द लेंथ। हमें बस इनका वेरिएशन पता होना चाहिए कि इन सब का वेरिएशन क्या है अलोंग द लेंथ, तो हम बना सकते हैं। तो सबसे पहले नॉर्मल फोर्सेस का वेरिएशन, स्ट्रेसेस का वेरिएशन और डिस्प्लेसमेंट्स का वेरिएशन, इन सबको इन दोनों बार्स में प्लॉट करते हैं। तो सॉल्व करते हैं। अच्छा, यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस छोड़ देते हैं, इसी के नीचे हम डायग्राम बना देंगे। ओके, यहाँ थोड़ी सी स्पेस छोड़ते हैं। अच्छा, नॉर्मल फोर्सेस का नॉर्मल फोर्सेस, सबसे पहले नॉर्मल फोर्सेस कैलकुलेट करते हैं। तो ए बी बार के अंदर नॉर्मल फोर्सेस कितनी होंगी? कांस्टेंट है 50 किलो न्यूटन है ना। सो पी ए बी इज इक्वल टू 50 किलो न्यूटन और पी बी सी ये भी 50 किलो न्यूटन है, दोनों ही 50 किलो न्यूटन है। तो नॉर्मल फोर्सेस तो वेरी करेंगे नहीं, चेंज नहीं करेंगे। तो इसका मतलब नॉर्मल फोर्स डायग्राम कैसा बन जाएगा? नॉर्मल फोर्स डायग्राम विल बी कांस्टेंट अलोंग द लेंथ। ये है 50 किलो न्यूटन। अच्छा, ये टेंसाइल है तो पॉजिटिव लेंगे हम, ये है 50 किलो न्यूटन। तो कांस्टेंट फोर्स थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द बार, दिस इज नॉर्मल फोर्स डायग्राम। नॉर्मल फोर्स डायग्राम। चलिए अब स्ट्रेस डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। स्ट्रेस डायग्राम। नाउ स्ट्रेस डायग्राम कैसे आएगा? हाउ वी विल गेट द स्ट्रेस डायग्राम? स्ट्रेस इन ए बी कांस्टेंट होगा क्या? फोर्स अपॉन एरिया हो जाएगा, ठीक है। फोर्स क्या है? 50 किलो न्यूटन डिवाइडेड बाय एरिया इज 100 mm square. So that is 50 into 10 to the power 3 divided by 100 न्यूटन पर mm square हो जाएगा। तो 500 न्यूटन पर mm square ये हो जाएगा स्ट्रेस डायग्राम इन ए बी। अब स्ट्रेस डायग्राम इन बी सी ये हो जाएगा 50 किलो न्यूटन डिवाइडेड बाय 200 mm square। तो 500 का ये आधा हो जाएगा, जस्ट 250 न्यूटन पर mm square आ जाएगा, राइट। सब लोग सुन रहे हैं ना, समझ रहे हैं ना हो क्या रहा है? सिर के ऊपर से तो नहीं जा रही बातें? सिर के ऊपर से जाने लगे तो बता देना, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक बात वैसे भी समझ में आ रही है, यहाँ पर एरिया कम है तो स्ट्रेस ज्यादा होगा। तो यहाँ पर स्ट्रेस है 500 न्यूटन पर mm स्क्वायर और इस वाले पोर्शन में जस्ट इसका हाफ है 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। सो है तो दोनों ही प्लस। So this is 500 megapascal, this is 250 megapascal। ये नॉर्मल फोर्स डायग्राम हो गया और ये स्ट्रेस डायग्राम हो गया। नाउ डिस्प्लेसमेंट डायग्राम, ये थोड़ा सा मुश्किल होगा। डिस्प्लेसमेंट डायग्राम हम कैसे बनाएंगे? देखो, डिस्प्लेसमेंट डायग्राम के लिए हमें ये देखना होगा ए पे डिस्प्लेसमेंट कितना है यहाँ पर, ओके, यहाँ डिस्प्लेसमेंट कितना है, यहाँ कितना है, यहाँ कितना है, हर एक सेक्शन पे अलग अलग डिस्प्लेसमेंट होगा। तो एक काम ना करें कि हम एक जनरल एक्स डिस्टेंस ले लें, उसके लिए डिस्प्लेसमेंट बना दें कि इस वाले बार के अंदर यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, राइट। तो उससे वेरिएशन पता चल जाएगा थ्रू आउट द लेंथ। और ऐसे ही एक्स डिस्टेंस यहां से ले लेंगे
तो BC के अंदर का डिस्प्लेसमेंट पता चल जाएगा, राइट। तो डिस्प्लेसमेंट डायग्राम बनाते हैं हम। डिस्प्लेसमेंट डायग्राम, ओके। सबसे पहले बनाते हैं फॉर बार AB बार के लिए डिस्प्लेसमेंट डायग्राम। AB के लिए डेल्टा x, ये क्या हो जाएगा, PL अपॉन AE होता है। L की जगह हम लेंथ की जगह क्या लेंगे, x लेंगे, ठीक है। PX अपॉन AE हो जाएगा, PX अपॉन AE। P कितना है, 50 इंटू 10⁻³ न्यूटन में कन्वर्ट कर लिया। x तो x है, हमारा वेरिएबल है x, और A इज 100 mm² इंटू E 200 किलो न्यूटन पर mm²। तो फिर से इसको 10⁻³ में कन्वर्ट कर लिया, 200 इंटू 10⁻³, ओके। ये 10⁻³ और ये 10⁻³ डिवाइड हो गए। अच्छा, ये कितना आया, 50 डिवाइडेड बाय 100 डिवाइडेड बाय 200, ये आया x बाय 400 mm, ओके। ये डेल्टा x आ गया AB के अंदर, राइट। तो आप ये बताओ डिफ्लेक्शन एट A कितना होगा जब x इक्वल टू 0 है, 0 mm होगा। और डिफ्लेक्शन एट B के लिए x कितना है, 1 मीटर है ना, यानी 1000 mm, 1000। तो ये हो जाएगा 1000 बाय 400, 2.5 आ जाएगा, यस 2.5 mm, राइट। इसी तरह से बेंडिंग मोमेंट डायग्राम और शियर फोर्स डायग्राम भी बनाते हैं ना। बच्चे गायब हो गए मुझे लग रहा है, कोई है, प्रेजेंट है, जिंदा बचे हैं तो यस करो, रिप्लाई करो, ओके। फॉर बार BC ना, BC बार के लिए अगर आप देखोगे, BC बार के लिए अब यहां पर x ले लिया, तो यहां पर सबसे पहले तो इसका जो डिफ्लेक्शन आया ना डेल्टा B प्लस ये वाला डिफ्लेक्शन लेंगे, राइट। तो हम एक काम करते हैं, यहां पर x ना शुरुआत से ना लेते हुए x यहां से ले लेते हैं, ये तो हम ले ही सकते हैं, x की वैल्यू B से डिस्टेंस ले लिया हमने, ओके। सो डेल्टा x ये हो जाएगा डेल्टा B प्लस PX अपॉन E। तो डेल्टा B हो जाएगा 2.5 प्लस P इज 50 किलो न्यूटन पर mm² इंटू x अपॉन A इज 200 इंटू 200 किलो न्यूटन पर mm², ओके। तो ये हो जाएगा हमारा 50 डिवाइडेड बाय 200 डिवाइडेड बाय 200, ये हो जाएगा 1/800। सो इट विल बी 2.5 प्लस x बाय 800, दिस इज डेल्टा x, ओके। सो डेल्टा B डिफ्लेक्शन एट B, यहाँ के लिए x तो 0 हो जाएगा, इसके लिए x 0, तो ये तो 2.5 mm आ जाएगा। एंड डेल्टा C डिफ्लेक्शन एट C आ जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी 1000 फिर से। सो 2.5 प्लस 1000 बाय 800, दिस विल कम आउट टू बी 3.75 mm, ओके। तो एक काम करते हैं, यहाँ थोड़ी सी जगह बना के इसको लिखते हैं, कलर भी चेंज कर लेते हैं। तो यहां से 2.5 mm होगा, ओके। और फिर यहां पर इसका आधा होगा, स्लोप चेंज हो जाएगा, इट विल बी लाइक दिस, राइट। तो यहां पर 0, यहां पर 2.5 mm और यहां पर 3.75 mm। दिस इज द डिफ्लेक्शन डायग्राम, डिस्प्लेसमेंट डायग्राम, ओके। दिस इज डिस्प्लेसमेंट डायग्राम। तो आपको दिखाई दे रहा है ना, तो हमने तीनों बना दिए, नॉर्मल फोर्स डायग्राम, स्ट्रेस डायग्राम एंड डिस्प्लेसमेंट डायग्राम, ओके। ऑल दीज वेरिएशंस आर लीनियर।
स्ट्रेट लाइन वेरिएशंस। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। मेरे ख्याल से सबको क्लियर होगा ये सॉल्यूशन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है आप लोगों का? एनीवन प्रेजेंट? और सब लोग बस चले गए? ओके, अगले क्वेश्चन का मैं फिगर बना रहा हूँ, राइट? जस्ट अ मिनट। क्वेश्चन लिखा हुआ है, फिगर बस बनाना है, 2 मिनट में बना देते हैं, फिगर हो जाएगा। वेलकम कुंवर। चलो, द फिगर बिलो शोज 3 मेटल क्यूब्स A, B and C. This is cube metal A, this is B, this is C. Of size 100 mm. ये सारे के सारे क्यूब्स के साइजेस हैं 100 mm और ये सारे के सारे डायरेक्ट कांटेक्ट में रखे हुए हैं। ओके, दे आर इन डायरेक्ट कांटेक्ट, रेस्टिंग ऑन द रिजिड बेस एंड कन्फाइंड इन x कोऑर्डिनेट डायरेक्शन। अच्छा, यहाँ पर x y z डायरेक्शन दिए हुए हैं। ओके, सो दिस इज x डायरेक्शन, दिस इज y डायरेक्शन जो यहाँ से परपेंडिकुलर जाएगी, ओके, y, और ये z डायरेक्शन। ओके, these are resting on a rigid base, these are resting on a rigid base and confined in x coordinate direction. ओके, x डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकते, यानी ये जो a b c तीन एक साथ रखे हुए हैं ना, ये x डायरेक्शन में ना इधर जा सकते ना इधर जा सकते, बस रखे हुए हैं। ठीक है, confined between x coordinate direction between two rigid end plates। तो यहाँ पर rigid end plates लगा रखी हैं, जिससे ना तो इनकी ये मतलब एक्सपेंड नहीं हो सकते। नाउ क्वेश्चन में दिया है इफ द अपर फेस ऑफ द सेंटर क्यूब, सेंटर क्यूब कौन सा है? क्यूब बी। तो अपर फेस सेंटर क्यूब का, क्यूब बी का, अगर इसके ऊपर स्ट्रेस अप्लाई कर दिया, सिर्फ बीचों बीच है ना, is subjected to a uniform compressive stress of 0.5 kilonewton per mm square। तो यहां पर जो सिग्मा z अप्लाई की है बीच वाले पे, दैट इज 0.5 किलोन्यूटन पर mm स्क्वायर, 0.5 किलोन्यूटन पर mm स्क्वायर, राइट? कंप्यूट फॉर क्यूब बी द फॉलोइंग। क्यूब बी के लिए ये तीन चीजें फाइंड करनी है, डायरेक्ट स्ट्रेस इन x डायरेक्शन, डायरेक्ट स्ट्रेन इन द 3 कोऑर्डिनेट डायरेक्शन एंड द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ये डायरेक्टर स्ट्रेन हो गया, इट इज डायरेक्ट स्ट्रेन, डायरेक्ट स्ट्रेन। ओके, डायरेक्ट स्ट्रेन इन 3 कोऑर्डिनेट डायरेक्शन x y and z। ओके, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? कुछ आइडिया किस तरह से प्रोसीड किया जाएगा इस क्वेश्चन के लिए? हमें क्यूब बी के लिए ये तीनों चीजें निकालनी है। एक्स डायरेक्शन में कितना स्ट्रेस आएगा, हाउ कैन वी कैलकुलेट? क्यूब बी के ऊपर एक्स डायरेक्शन में कितना स्ट्रेस आएगा, डायरेक्ट स्ट्रेन कितने आएंगे, और क्यूब बी का वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कितना होगा। चलो देखते हैं कैसे कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले तो आप एक बात बताओ, मान लो डिफ्लेक्शन ऑफ ए इन एक्स डायरेक्शन कितना होगा? कुछ भी होगा। डिफ्लेक्शन ऑफ बी इन एक्स डायरेक्शन कुछ भी होगा। डिफ्लेक्शन ऑफ सी इन एक्स डायरेक्शन ये कुछ भी होगा। लेकिन इन तीनों का समेशन क्या जीरो होगा? क्या इन तीनों का समेशन इन एक्स डायरेक्शन जीरो होगा? ए बी और सी ये दो रिजिड एंड प्लेट्स के बीच में रखे हुए हैं, तो एक्स डायरेक्शन में टोटल जो डिस्प्लेसमेंट होगा यहां से यहां तक, ये इनकी लेंथ चेंज होगी क्या? आपस में ये ए की लेंथ चेंज हो सकती है, बी की हो सकती है, सी की हो सकती है, लेकिन तीनों की कंबाइन मिला के तो जीरो ही होगी। तो ये एक इक्वेशन मिल गई हमको। ठीक है, अब देखो, अब देखते हैं इन तीनों क्यूब्स की लेंथ बराबर है, मान लेते हैं तीनों क्यूब्स की लेंथ है एल। ओके, अच्छा, चेंज इन लेंथ क्या होता है? चेंज इन लेंथ होता है स्ट्रेन इनटू लेंथ। तो स्ट्रेन ऑफ ए इन एक्स डायरेक्शन इनटू लेंथ प्लस strain of B in x direction into length plus strain of C in x direction into length, this will be equal to 0। ये हो जाएगा, राइट? तीनों की लेंथ सेम है, L L L।
तो हम ये भी लिख सकते हैं स्ट्रेन ऑफ ए इन एक्स डायरेक्शन प्लस स्ट्रेन ऑफ बी इन एक्स डायरेक्शन प्लस स्ट्रेन ऑफ सी इन एक्स डायरेक्शन, दिस इज इक्वल टू 0। इन तीनों का स्ट्रेन का समीशन 0 होगा, ठीक है। अब स्ट्रेन ऑफ ए इन एक्स डायरेक्शन ये कैसे आएगा? देखो सबसे पहली बात, तीनों का जो स्ट्रेस होगा, स्ट्रेस सेम होगा एक्स डायरेक्शन में। ए पे जो एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेस आ रहा है, मान लो ये क्यूब है, ठीक है, ए पे जो एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेस आ रहा है, बी पे जो स्ट्रेस आ रहा है, सी पे जो स्ट्रेस आ रहा है, ये दोनों सेम होंगे या नहीं होंगे? सारे के सारे। क्यों? देखो ब्लॉक ए या क्यूब ए ऐसे रखा हुआ है ना, क्यूब बी ऐसे रखा हुआ है और क्यूब सी ऐसे रखा हुआ है। तो यहां पर सपोज स्ट्रेस ए है, ओके, एरिया सेम है तो फोर्स भी उतना ही होगा। यहाँ पर भी स्ट्रेस ए एक्ट होगा, यहाँ पर भी स्ट्रेस ए एक्ट होगा, क्योंकि रिजल्टेंट स्ट्रेस कुछ भी नहीं है ना, रिजल्टेंट फोर्स कुछ नहीं है, तीनों के तीनों सारे के सारे रेस्ट कर रहे हैं, तो स्ट्रेस ए विल बी सेम। तो हम मान लेते हैं कि पूरा का पूरा स्ट्रेस एक्स लिख लेते हैं सबको, स्ट्रेस एक्स। ओके, नाउ पेन का कलर चेंज करते हैं थोड़ा, राइट, आगे बढ़ते हैं। स्ट्रेन ऑफ ए इन एक्स डायरेक्शन क्या होगा? माइनस स्ट्रेस इन एक्स डायरेक्शन बाय ई हो जाएगा, है ना। स्ट्रेन ऑफ बी इन एक्स डायरेक्शन ये क्या होगा? माइनस स्ट्रेस इन एक्स डायरेक्शन बाय ई प्लस म्यू स्ट्रेस इन जेड डायरेक्शन बाय ई, क्योंकि बी के ऊपर तो ऊपर से भी स्ट्रेस आ रहा है ना, सिग्मा जेड, राइट। तो इसकी वजह से जो टेंडेंसी होगी लेंथ के एलोंगेट होने की होगी, राइट। और फिर सी का क्या होगा? स्ट्रेस ऑफ सी इन एक्स डायरेक्शन, सॉरी, स्ट्रेन ऑफ सी इन एक्स डायरेक्शन इज माइनस सिग्मा एक्स बाय ई। अगर इन तीनों को इस इक्वेशन में रख दिया जाए, तीनों को इस इक्वेशन में रख दिया जाए तो शायद हमें स्ट्रेस इन एक्स डायरेक्शन मिल जाएगा। लेट अस सी, इनको इस इक्वेशन में पुट करते हैं, ये वाली इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं इन तीनों वैल्यूज को। सो माइनस स्ट्रेस इन एक्स बाय ई माइनस स्ट्रेस इन एक्स बाय ई प्लस म्यू स्ट्रेस इन जेड बाय ई माइनस स्ट्रेस इन एक्स बाय ई इज इक्वल टू 0। ई सब में कॉमन है, कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा। सो माइनस 3 सिग्मा एक्स प्लस म्यू सिग्मा जेड इक्वल टू 0। तो इसका मतलब सिग्मा एक्स इक्वल्स टू म्यू सिग्मा जेड बाय 3 हो जाएगा। तो सिग्मा एक्स क्या आ जाएगा? म्यू 0.3 दिया है, आई थिंक, एक मिनट देख लेते हैं। म्यू की वैल्यू, म्यू, रुको, इन तीनों क्यूब्स का, अच्छा ई सेम नहीं है, सॉरी, इनके कांस्टेंट्स हमें लिखने चाहिए थे, चलो कोई बात नहीं। इसका ई है 150 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, म्यू 0.25, तीनों अलग अलग मटेरियल के हैं। ई इज इक्वल टू 200 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और म्यू 0.3, और इसका ई है 150 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और म्यू है 0.25, राइट। तो थोड़ा सा हमें बैक जाना पड़ेगा और अपनी मिस्टेक को करेक्ट करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, कर लेते हैं करेक्ट, बहुत ज़्यादा गलत नहीं हुआ था, राइट। सो माइनस स्ट्रेस इन एक्स डायरेक्शन बाय ई, ई कितना है? यहाँ पर दिया है 150 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स, ओके, लेकिन यहाँ पर ई ए, ई बी, म्यू बी और ई सी, ये देखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा ई ए, ई बी और ई सी, ओके। सो माइनस स्ट्रेस इन एक्स बाय ई बी इज 200 माइनस प्लस म्यू, म्यू कितना है इसके लिए? 0.3 है, 0.3 इंटू सिग्मा जेड बाय ई बी
is 200 minus sigma x by 150 is equal to 0. Okay, now थोड़ा सा कैंसिलेशन, ये 3 4 4 3. Okay, so 1 by 3 plus 1 by 4 plus 1 by 3, 11 by 12. So 0.3 sigma z by 4 is equal to 11 sigma x by 12, right? तो sigma x will be equal to 3 कर दिया 0.9 sigma z by 11. ओके, तो 0.9 सिग्मा z कितना दिया था 0.5 और ये बाय 11. 0.9 इंटू 0.5 बाय 11 कितना हो जाएगा ये 0.041. देखें, बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल करेक्ट. 0.041 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर, राइट? तो सिग्मा एक्स आ गया हमारे लिए. सबसे पहली चीज तो हमने कैलकुलेट कर ली. सबको समझ में आया या नहीं आया? किसी को समझ में नहीं आया हो तो पूछो फिर से. डायरेक्ट स्ट्रेस इन एक्स डायरेक्शन ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं. एक बार फिर से बता देता हूं कैसे किया. हमने देखा कि ये तो एंड प्लेट्स के बीच में कन्फाइंड है, ये सारे के सारे क्यूब्स. इनकी लेंथ एक्स डायरेक्शन में टोटल लेंथ मिला के ये चेंज नहीं हो सकती है. तो हमने क्या किया, इसका चेंज इन लेंथ, इसका चेंज इन लेंथ, इसका चेंज इन लेंथ, तीनों को सम करके 0 कर दिया. ओके, और चेंज इन लेंथ क्या होगा, स्ट्रेन इनटू एक्चुअल लेंथ, स्ट्रेन इनटू एक्चुअल लेंथ, स्ट्रेन इनटू एक्चुअल लेंथ. सबकी एक्चुअल लेंथ सेम थी, ओरिजिनल लेंथ सेम थी, तो ये कैंसिल आउट हो गया क्योंकि सामने 0 है. तो हमारे पास इक्वेशन आ गई, स्ट्रेन of cube A in x direction plus strain of cube B in x direction plus strain of cube C in x direction. इन तीनों को समेशन किया और 0 कर दिया. अब इन तीनों स्ट्रेन्स को इंडिविजुअली कैलकुलेट किया, पहले A का, फिर B का, फिर C का, इस इक्वेशन में रखा, इस इक्वेशन को सॉल्व किया, हमारे पास आंसर आ गया. ठीक है, तो सबका आंसर सही आ गया है, सबको समझ में आ गया. चलिए आगे बढ़ते हैं. डायरेक्ट स्ट्रेन्स इन 3 कोऑर्डिनेट डायरेक्शंस x, y एंड z. अच्छा, क्यूब B का डायरेक्ट स्ट्रेन x, y और z में. तो क्यूब B का x डायरेक्शन में स्ट्रेन की तो इक्वेशन हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, है ना, इसी से कैलकुलेट कर देते हैं. तो स्ट्रेन ऑफ B इन x डायरेक्शन इज इक्वल टू माइनस स्ट्रेस इन x बाय EB प्लस म्यू स्ट्रेस इन Z by EB, that is equal to minus 0.041 by 200. ही है ना यंग्स मोड. अच्छा हाँ, इसका यहाँ पर दिया है, फिगर के अंदर दिया है 200 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ठीक है, सो दिस इज 200 प्लस म्यू 0.3 दिया हुआ है इंटू सिग्मा z था 0.5 अपॉन 200. कितना आया ये, स्ट्रेन ऑफ B इन x डायरेक्शन, ये आया प्लस 5.45 इंटू 10 to the power -4. ओके, नाउ स्ट्रेन ऑफ B इन y डायरेक्शन विल बी इक्वल टू, y डायरेक्शन में तो कोई स्ट्रेस ही नहीं है, सो इट विल बी प्लस म्यू सिग्मा z बाय EB, दैट विल बी इक्वल टू सिर्फ ये वाली वैल्यू. ठीक है, so this comes out to be 7.5 plus 7.5 into 10 to the power -4, and strain of B in z direction, this will be equal to minus sigma
Z by EB प्लस यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है, प्लस म्यू सिग्मा x बाय EB भी होगा, राइट। तो ये हो जाएगा प्लस 8.11 इंटू 10⁻⁻4, ओके, माइनस सिग्मा z अपॉन EB प्लस म्यू सिग्मा x अपॉन EB इज इक्वल टू माइनस सिग्मा z इज 0.5 बाय 200 प्लस 0.3 इंटू सिग्मा x कितना था 0.041 बाय 200। ये समझ में आया क्या? ये स्ट्रेन्स की वैल्यू कैसे लिखी हैं? किसी को कोई डाउट आ रहा है इनमें? स्ट्रेन की वैल्यू कैसे लिखी? ये हो जाएगा -2.438 इंटू 10⁻⁻3, राइट। तो ये तीनों डायरेक्ट स्ट्रेन्स इन एक्स वाई एंड जेड आ गया, और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कैलकुलेट करने के लिए सिंपली हम इन तीनों को ऐड कर देंगे। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन विल बी इक्वल टू स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन, स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन प्लस स्ट्रेन इन जेड डायरेक्शन। स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन कितना है 5.45 इंटू 10⁻⁻4 प्लस 5.45 इंटू 10⁻⁻4 प्लस स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन 8.11 इंटू 10⁻⁻4 माइनस 2.44 कर देते हैं, 2.44 इंटू 10⁻⁻3, ओके। इसका डिक्रीज इन वॉल्यूम आएगा, एक मिनट, 5.45 प्लस 8.11 माइनस so minus 10.84 into 10⁻⁻4. ओके, दिस इज स्ट्रेन इन वॉल्यूम, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। एक बार मैं बता दूं कि ये स्ट्रेन इन एक्स वाई और जेड डायरेक्शन कैसे आया, ठीक है। स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, एक्स डायरेक्शन में जो स्ट्रेस आ रहा है डिवाइडेड बाय ई, और ये कंप्रेसिव है इसलिए हम इसको माइनस डायरेक्शन में लेंगे, प्लस जेड डायरेक्शन में जो स्ट्रेस आ रहा है, ठीक है, इसकी वजह से यहाँ पर एक्स डायरेक्शन में एक्सपेंशन होगा, लेंथ इंक्रीज होगी, इसलिए यहाँ पर प्लस लेंगे, राइट। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये आ गया। अब अगर वाई डायरेक्शन में देखना है, वाई डायरेक्शन ऐसे है, ठीक है, ये क्यूब है, ये एक्स डायरेक्शन हो गई, ये जेड डायरेक्शन होगी, और ये वाई डायरेक्शन हो गई, ठीक है। तो एक्स डायरेक्शन में कंप्रेसिव फोर्स है, यहाँ से कंप्रेसिव फोर्स लग रही है, तो जेड डायरेक्शन में सॉरी वाई डायरेक्शन में इंक्रीज होगा। ऊपर से ऐसे ऐसे कंप्रेसिव फोर्स लग रही है तो भी वाई डायरेक्शन में इंक्रीज होगा। तो इन दोनों की वजह से इंक्रीज आ गया, ये प्लस आ जाएगा, ये प्लस आ जाएगा, इन दोनों को लिख देंगे ऐड करके, ये 8.11 आ गया, ओके। अब z डायरेक्शन में एक्चुअली क्या हो रहा था, ओरिजिनल तो स्ट्रेस यही लग रही थी, इसकी वजह से नेगेटिव हो जाएगा, और इसकी वजह से जो x डायरेक्शन में इंक्रीज होने की टेंडेंसी बनी, x डायरेक्शन में इंक्रीज होने की टेंडेंसी बनी, उसकी वजह से यहाँ पर कंप्रेसिव स्ट्रेस आएंगे, तो इसकी वजह से z में प्लस आएगा, तो इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा, जो ज्यादा डोमिनेंट होगा, तो ऑब्वियसली ये वाली स्ट्रेस ज्यादा डोमिनेंट है, तो ये डोमिनेट कर जाएगी,
और इसकी वजह से नेगेटिव स्ट्रेन आ जाएगा। तो इन तीनों स्ट्रेन्स को ऐड किया तो हमारे पास वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आ जाएगा। क्लियर है? तो बी के लिए हमने ये सारी चीजें लिख ली। तो 30 मार्क्स का हमने अभी तक अटेम्प्ट कर लिया इस वाले क्वेश्चन में। अब 10 मार्क्स का बचा है। 10 मार्क्स में क्या लिखा है? 10 मार्क्स के लिए लिखा हुआ है स्टेट ऑल अजम्पशंस मेड। तो यहां पर सारे के सारे अजम्पशंस क्या क्या लिए थे हमने, तो क्या अजम्पशंस होंगे ये सारे एनालिसिस में? एक तो हुक्स लॉ इज वैलिड, ठीक है, स्ट्रेसेस आर विद इन इलास्टिक लिमिट, ठीक है, जैसा भी स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व था जो भी था, हम लीनियर स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम वाला ही पोर्शन कंसीडर करेंगे। तो एक था हुक्स लॉ इज वैलिड, दूसरा अजम्पशन था मटेरियल इज आइसोट्रोपिक होमोजीनियस एंड इलास्टिक, मटेरियल इज आइसोट्रोपिक होमोजीनियस एंड इलास्टिक IHE, और थर्ड अजम्पशन कि इन फ्रिक्शन प्लेट्स के बीच में और क्यूब्स के बीच में कोई भी फ्रिक्शन नहीं है ना, ये जो प्लेट्स हैं रिजिड प्लेट्स और क्यूब, इनके बीच में कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है। ये तीन assumptions हैं। सो लेट अस राइट डाउन ऑल द assumptions। Assumptions. First assumption, material is isotropic, homogeneous and elastic. Second assumption, material follows Hooke's law. Hooke's law यानी stresses are within elastic limit and third, there is no friction between rigid plates and cubes, ठीक है। सो दीज आर द थ्री assumptions that we are making in this analysis। तो यहां तक ये जो जितना भी न्यूमेरिकल सॉल्व किया इसके थे 30 मार्क्स, और फिर ये तीन assumptions स्टेट करने के थे 10 मार्क्स, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस बहुत वर्थ इट होते हैं, आपको assumptions लिख के आना चाहिए। तो ये चीजें थ्योरेटिकल थोड़ी सी याद होंगी तभी हम लिख पाएंगे, राइट। तो चलो कैसी लगी क्लास आप मुझे बताना, ऊपर टेलीग्राम लिंक दिया है, आप इस पे ज्वाइन कर लो, मुझसे कनेक्ट कर लो, और आपके अगर कोई सजेशंस हैं यूट्यूब पे मैं किस तरह की क्लासेस लूं, तो अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूं यूट्यूब पे सारे के सारे कन्वेंशनल क्वेश्चंस, सुपर एक्सप्लेनेशन, ओके, थैंक यू सो मच। तो so right now what I'm planning is I'm planning all the conventional questions, all the conventional questions of strength of materials, previous years conventional questions, सारे के सारे हम YouTube पे सॉल्व कर लेंगे। और अगर आप और भी एक्स्ट्रा क्लासेस चाहते हो, स्पेशल क्लासेस, तो फिर आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो। ये तो नहीं है, तो फिर आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो, एक मिनट, अच्छा मुझे अनअकैडमी पे भी आप ज्वाइन कर सकते हो, ओके, स्पेशल क्लासेस देखने के लिए। सो अनअकैडमी पे मेरी स्पेशल क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं, अनअकैडमी स्पेशल क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट, तो वो भी आप देख सकते हो, ठीक है। और अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो सब्सक्रिप्शन इज ऑल्सो वेरी, एक मिनट, आपको सब्सक्रिप्शन के भी बेनिफिट्स बता देते हैं, जस्ट अ मिनट, ओके। तो आपको जो इंजीनियरिंग सर्विसेज और गेट का अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन होगा वो आपको 25,000 रुपीज में मिल जाएगा, 12 मंथ सब्सक्रिप्शन, ठीक है। बाकी जगह क्या होता है, आपसे पूरी फीस ले लेते हैं और 8 से 9 मंथ पढ़ाया जाता है, लेकिन यहाँ पर आपका ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन रहेगा पूरे का पूरा 12 मंथ के लिए। और अगर आप मेरा कोड यूज करते हो, रेफरल कोड AS राठौर,
तो आपको 10% ऑफ मिल जाएगा, एडिशनल 10% ऑफ यू विल गेट, राइट। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट यूट्यूब क्लास में अगले क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। विल कीप ऑन स्टडीइंग, ओके, बाय बाय, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट टाइम।